हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स आजकल। दिस इज अमन अनीस खान और आज जो हम डेरिवेशन लेके आए हैं वो डेरिवेशन है एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ से रिलेटेड फर्स्ट डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन में हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कैलकुलेट करना है। सो हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो एक स्ट्रेट वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करना है और इसलिए हम गाउस लॉ को एप्लीकेशंस को साथ में देखेंगे। ठीक है, तो गाउस लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हम यहाँ देखेंगे। सो ये फर्स्ट डेरिवेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और डायग्राम जो है वो हेडिंग के अंदर छुपा होता है। ठीक है ना, डायग्राम रटने की जरूरत नहीं होती है। जो क्वेश्चन को अच्छे से समझता है, जिसने हेडिंग को अच्छे से समझा है, वो इजीली डायग्राम को उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए ड्रॉ करेगा। तो डायग्राम यहीं से स्टार्ट होगा, यानी सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट वायर बनाना होगा। यही डायग्राम को ड्रॉ करने का एक्चुअल मेथड होगा जिस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। अगर तुम डायग्राम को याद करके बनाओगे तो पहले गाउसियन सरफेस बन रहा है, बाद में फिर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वो एक गलत मेथड हो जाता है। ठीक है ना, हमें स्टेप से प्रोसेस से डायग्राम को बनाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट वायर यहां बनाऊंगा। तो ये मैंने स्ट्रेट वायर बनाया, इनफाइनाइटली लॉन्ग हम इसको ले रहे हैं। क्लियर, ऊपर और नीचे, यहाँ भी इंफिनिटी जा रहा है और यहाँ भी इंफिनिटी जा रहा है। ओके, और यहाँ यूनिफॉर्मली सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं कि इस वायर पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो कितना है, लैम्डा। ओके, तो इस वायर से सपोज आर डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पे किसी ने कहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है ना, तो P पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले जो पहला डायग्राम है इसमें मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे गाउसियन सरफेस को लेकर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहां मैं दो छोटे स्मॉल चार्ज के फ्रैगमेंट लूंगा। इस सेंटर पॉइंट को मैं O कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर, इसको मैंने O कंसीडर किया। यहां इससे कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज मैंने अलग कर लिया। इसी तरह से नीचे की तरफ भी सेम डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अलग कर लिया। ये दोनों O पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ऊपर और नीचे हमने दो छोटे छोटे चार्ज सेगमेंट यहां लिए हैं। अब ड्यू टू दिस, अगर मैं इसको देखूं, यहां हम इसको मिलाएंगे, ये जो छोटा सा चार्ज है इसकी वजह से और नीचे की तरफ ये जो छोटा सा चार्ज है इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बताओ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, आउटवर्ड, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, आउटवर्ड। यू आर गेटिंग इट, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड आ रही है। अगर मैं कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड DE है तो हम इजीली देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, DE, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ, और सिमेट्री की वजह से दोनों का जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों छोटे छोटे सेगमेंट की वजह से सेम होगी। यहाँ भी मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया है सपोज DQ, और यहाँ भी एक छोटा सा चार्ज लिया है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज DQ। क्लियर, तो इस केस में इंटेंसिटी सेम है। अब यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ तो सिमेट्रिकली ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्लियर, DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा DE sin थीटा, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा। यू आर गेटिंग इट, ये होगा DE cos थीटा। ठीक उसी तरह से नीचे जो DE है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना होगा बताओ, ये भी हो जाएगा DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ है बताओ वो कितना होगा, ये होगा DE sin थीटा। अब तुम डायग्राम में क्या देख रहे हो, इन दो छोटे छोटे फ्रैगमेंट की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो वो ऐड हो जाएंगे और मिलके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। पर अभी तो बात हुई सिर्फ दो चार्जेस सेगमेंट की, पर अब देखो O पॉइंट से ऊपर जितने भी इंफिनिटी तक
छोटे छोटे चार्ज सेगमेंट होंगे, उन सब के लिए O पॉइंट से नीचे उतने ही और चार्ज सेगमेंट्स हैं जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को आपस में कैंसल्ड आउट कर लेंगे, सबके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर के परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। चूंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है सो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो हम इजीली बोल सकते हैं डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी यानी अंदर की तरफ होगी। तो चलो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना है, ठीक है, और ये डायग्राम ये बताता है कि डायरेक्शन क्लियर हो गई कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को मैं लिख रहा हूं एन कैप। क्लियर? तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं लिख दिया एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड इट इज आउटवर्ड। क्लियर? तो अब हम बनाते हैं इसका सेकंड डायग्राम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां हम गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और फिर उसी गाउसियन सरफेस पर हम एक बार फ्लक्स की डेफिनेशन और फिर गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं सेकंड डायग्राम। तो यहां फिर से सबसे पहले मैं स्ट्रेट वायर बनाऊंगा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, नीचे ऊपर इसका एक्सपेंशन इंफिनिटी तक है और हमने देखा कि यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ भी इंफिनिटी एक्सपेंशन, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। अब इस वायर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे, ठीक है, तो उसके लिए हमें गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और हमें यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गाउसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री से ड्रॉ होगा। और अब देखो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सेम ले सके, तो अगर सपोज इस चार्ज लाइन को, इस लीनियर चार्ज को मैं छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। हर चार्ज के ऊपर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। अगर कोई एक चार्ज हो और उसके आसपास एक सर्कल हो, एक रिंग हो, एक चूड़ी हो, तो अगर हम उस चूड़ी को इस तरीके से रखें, सपोज ये इंफिनिटी तक एक्सपेंशन इस मार्कर का ये चार्ज है और इसके आसपास में इस तरह से एक सर्कल रख दूं, ठीक है ना, एक रिंग रख दूं या एक हम चूड़ी रख दें, तो वो चूड़ी के हर पॉइंट की डिस्टेंस इस छोटे से चार्ज से जो इसके बेस पर है सेम होगी। तो हम कहेंगे कि ये हमें एक सर्कल मिला। अगर मैं चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखता चला जाऊं, क्योंकि यहाँ चार्ज के ऊपर चार्ज है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर दूसरा पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर तीसरा पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के ऊपर कंटिन्यू पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। इस तरह से चूड़ी के ऊपर कंटिन्यू चूड़ी रखते चले जाएंगे, तो इस तरह से हमें एक सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिलेगी। यानी यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस होगा हम देख रहे हैं सिमेट्रिकली वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी। तो बात समझ आ गई सबके? तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ जो गाउसियन सरफेस है ये रेड कलर का है, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से, और यहाँ ये जो गाउसियन सरफेस होगा रेडियस इसकी r ले लेंगे हम, और इस तरीके से दिस विल बी आवर यूनिफॉर्म गाउसियन सरफेस, ये हमारा गाउसियन सरफेस होगा। यहाँ देखा जाए तो तीन सरफेस है हमारे पास। पहली सरफेस ये कर्व्ड सरफेस होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ, नाम दिया है मैंने S1। दूसरी सरफेस ऊपर वाला ढक्कन होगा, ये है S2। तीसरी सरफेस ये नीचे वाला ढक्कन होगा, इसका नाम मैंने दिया S3। क्लियर? सो नाउ वी हैव अ गाउसियन सरफेस और यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग, हम देखें तो तीन अलग अलग यहाँ पर हमारे पास सरफेस है, यानी तीन क्लोज्ड सरफेस से, तीन सरफेसेस से मिलकर बना है। ये क्लोज्ड है, यानी एक तो ये कर्व सरफेस हो गई, एक ऊपर वाला ढक्कन हो गया, एक नीचे वाला। क्लियर? तो इस तरीके से ये गाउसियन सरफेस है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो पहले गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। इसके कई सारे हम एप्लीकेशंस देखेंगे एक एक करके, और इसके एप्लीकेशंस में जो डेरिवेशन का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, और वो हमें समझ लेना है। डेरिवेशन का तरीका ये है कि पहले डेफिनेशन से बात करो, उसके बाद गाउस लॉ से बात करो, और फिर दोनों जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो तो सेम होगा ही, फिर दोनों इक्वेशन को एक कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा किससे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, और पहले मैंने बात की है फ्रॉम डेफिनेशन। पहले मैं डेफिनेशन से बात करूंगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो तो हर तरह के फ्लक्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ओपन सरफेस हो चाहे वो क्लोज्ड सरफेस हो। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ओपन सरफेस हैं, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, phi is equals to phi1 plus phi2 plus phi3। क्लियर? phi is equals to phi1 plus phi2 plus phi3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ phi is equals to इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताओ, वेक्टर E डॉट ds वेक्टर कौन सा सरफेस के लिए, S1 के लिए, प्लस वेक्टर E डॉट
ds वेक्टर S2 सरफेस के लिए प्लस वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, ये फ्लक्स के लिए फॉर्मूला, और ये कौन से सरफेस के लिए, S3 के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हमने तीनों सरफेस के लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखा, और ये डेफिनेशन है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। अब एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वी नो इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो तीनों सरफेस के लिए अलग अलग देखेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और बताओ क्या इसका एरिया, एरिया ऐसे ही होगा, एरिया की डायरेक्शन, ये सरफेस है रेड कलर की लाइन, और इस लाइन से एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगी। यानी अगर मैं S1 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो यहां मुझे थीटा कितना मिला, 0 डिग्री। यानी S1 पर फ्लक्स डिफाइन होगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन में आता है cos थीटा, E A cos थीटा, और cos 0 इसका मतलब फ्लक्स 100% डिफाइन होगा, यानी S1 सरफेस से फ्लक्स डिफाइन होगा। चलो S2 की बात करते हैं। बताओ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई वायर की वजह से आउटवर्ड। बताओ S2 एरिया कहां होगा, S2 एरिया होगा अपवर्ड। ये एंगल कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री। इसका मतलब यहां थीटा 90 डिग्री है, यानी यहां फ्लक्स डिफाइन नहीं होगा। इस सरफेस से, अपर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक उसी तरह से S3 को भी डिफाइन कर सकते हो। बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां लिख देता हूं, ये S1 वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, और एरिया S3 कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। बताओ यहां भी एंगल कितना हो गया, यहां भी एंगल हो गया 90। इसका मतलब आउट ऑफ दीस थ्री सरफेसेस ओनली वन सरफेस इज देयर जहां से फ्लक्स डिफाइन होता है, बाकी दो के लिए कितना हो जाता है, 0, क्योंकि S2 और S3 के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ फाई, चूंकि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है, तो यहां मैं इसको चलो 0 लिख लेते हैं मैंने, ये हो जाएगा E ds cos 0 S1, ये मैं 0 लिख रहा हूँ और ये मैं 0 लिख रहा हूँ, इसको दुख तो नहीं हो रहा, मैंने एक स्टेप कट कर दी है। तुम यहाँ लिख सकते हो cos 90, और cos 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में बताओ फाई कितना मिल रहा है फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds किसके लिए, S1 के लिए। S1 क्या है, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस S1। S1 का जो सरफेस एरिया है उसे हम कहेंगे कि वो जो है कंप्लीट, हमें यहाँ लिखना है। हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल का, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो एरिया होता है E इंटू, बताओ क्या होगा, इसका एरिया होता है 2πrl। क्या होता है बताओ, जो सिलेंडर है उसका जो सरफेस एरिया है जिसमें दोनों अपर और लोअर साइड, सर्कुलर साइड काउंट नहीं है, कितना होता है 2πrl। ये जो फॉर्मूला 2πrl 10th क्लास में याद करते हो, सर 10th में याद किया था, भूल गए, अब याद नहीं आ रहा है। तो देखो बहुत इजी है इसको याद रखना, हम छोटे से एग्जांपल से याद रख सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक नोटबुक लेते हैं, देखो सपोज तो ये नोटबुक है हमारे पास, और ये कैसा है बताओ स्ट्रक्चर, ये अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है, देख रहे हो ना। इस स्क्वायर को अगर मैं राउंड बना दूं तो यहाँ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, दिख रहा है सबको। तो ये परफेक्ट एक मन करके देख लो, थोड़ी मोटी है ठीक है ना, क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो कैसे क्लियर करेंगे, बताओ सिलेंडर के लिए क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, यू आर गेटिंग इट, लेंथ इनटू विड्थ ये होता है। अगर मैं इससे सिलेंडर बना दूं तो बताओ एरिया तो सेम रहा ना, क्योंकि ये सिलेंडर उसी स्क्वायर से बना है। बताओ इसकी लेंथ किसने बदल चुकी है, 2πr, और विड्थ कितनी रही है, l, यू आर गेटिंग इट। ये तो अभी भी l है, पहले मैं मान लेता हूं इसका एरिया है l इंटू बी, बहुत आसान है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है तो l इंटू बी। अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ दूं तो बताओ l तो एज इट इज है, b की जगह कितना गया 2πr, तो बताओ क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बन गया 2πrl। अब नहीं बोलोगे कभी भी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ E इंटू 2πrl, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब मैं बात करूंगा किससे, गाउस लॉ से। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये डायग्राम की पहले डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, फाइनल आंसर आने वाला है हमारे पास। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट जो है कंडीशन, यहाँ हम फ्लक्स को, अब मैं बात करूंगा फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ, ठीक है, गाउस लॉ से बात करते हैं। बताओ गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ बेचारा सीधा साधा है, बोलता है फाई इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये q क्या होता है, q इन, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, तो q इन की बात करें तो इसके अंदर अगर मैं कहूं कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की जो लेंथ है हमने कितनी ली है, l, दिख रहा है सबको, लेंथ कितनी ली है l। इस l लेंथ वाले सिलेंडर के अंदर जो वायर आएगा जो कि इसके एक्सिस पे है, तो ये वायर की लेंथ भी कितनी होगी, l। बताओ मुझे लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, इसके अंदर चार्ज है q बाई l, तो बताओ q इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इनटू l। क्वाइट इजी।
यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो एल लेंथ पे कितना होगा एल लैम्डा, क्लियर, एल इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे, फाई इज इक्वल टू आएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आई? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन। दोनों ही सेम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस दोनों को इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या लिख सकते हैं बताओ? E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग इट? तो यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें पता है ये वैसे भी कैंसिल हो रहा था। रिजल्ट कितना आया? E इज इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, दुख तो नहीं हो रहा ना किसी को? मैंने 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट की जगह 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट आना था, लेकिन हमें पता है ये एप्सिलॉन नॉट पाई का ज्यादा अच्छा दोस्त है, तो ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। पर बोलो कि सर पाई का ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, ये तो 4 पाई का दोस्त है, तो यहाँ 2 पाई की जगह कितना होना चाहिए था? 4 पाई। पर आया कितना? 2 पाई। क्या मैं 4 पाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? यहाँ नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। सो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, पॉज करके नोट कर सकते हो जहाँ तक तुम्हें करना है। और इसके बाद देखो ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू, तो नेक्स्ट स्टेप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्लियर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? 2k लैम्डा बाय r। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged infinitely long straight wire। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डायरेक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना होगा बताओ? 2k लैम्डा अपॉन r, और साथ में बोलो n कैप, और n कैप डायरेक्शन आउटवर्ड है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो ये हमने इस डेरिवेशन को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखा, सारे कॉन्सेप्ट्स के क्लियर किए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज। थैंक यू।